Okay, I assigned a task to CR yesterday, and I think she talked to you all. और मुझे जो मैसेज रिसीव हुआ वो उसके मुताबिक तो nobody is interested in presentations, ठीक है। और उसके मुताबिक मुझे ये पता चला कि आप लोग इंटरेस्टेड हो सिर्फ सुनने में, और अगले दिन आपसे रैंडमली पूछ लिया जाए। जो लाइव क्लास होती है ये भी ऑनलाइन है, लाइव इसको ऑनलाइन लाइव कह लें, ठीक है। मगर जो फिजिकल लाइव क्लास होती है उसके अंदर तो 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा होता है। इसमें आप लोगों की ना शक्लें नज़र आ रही हैं ना मेरी शक्ल नज़र आ रही है, राइट। सो काफ़ी बच्चों का चांस है वो मिस हो जाएंगे, ठीक है। मेरा मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, काफ़ी बच्चों का चांस है कि वो मिस हो जाएंगे और वो ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अभी रिसेंटली मैडम ने एक मैंने मैसेज पढ़ा था किसी ग्रुप के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने कहा हुआ था कि आपने अपने कैमराज ऑन करने हैं एटलीस्ट फॉर फर्स्ट फ्यू मिनट्स, ठीक है। सो आप लोग अपने कैमराज ऑन करें अगर अगर कर सकते हैं तो, सो दैट द टीचर कैन सी वेदर यू आर देयर और नॉट। जी, I can see only 92 participants have joined the meeting so far, 94 हो गए हैं अब। मगर यार ये तो नहीं सही बात। I mean, हमें लेक्चर शुरू किए हुए दो मिनट हो चुके हैं। हमें एटलीस्ट आप लोगों को 5 मिनट पहले लॉग इन कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। तो दिस शोज द सीरियसनेस ऑफ द क्लास। 2-3 दफ़ा मैंने आपको कहा है, कल डेट शीट आई उससे पहले भी बात हुई, मैंने यही बात की कि अब आप थोड़े सीरियस हो जाओ और पढ़ाई की तरफ आ जाओ, अब पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। बिकॉज अब वो आपके सामने टारगेट नज़र आ रहा है ना, ठीक है, और उसको अचीव करना है। सो आई मीन ये अच्छा कोई एटीट्यूड नहीं है। सो दिस इज़ द लास्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम अगर मेरे लेक्चर में इस तरह होता है, फॉर एग्जांपल 90s के अंदर या जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे 50 बच्चे सिर्फ आए हुए थे, एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ टेकिंग सो लॉन्ग आपको लॉगिन करने के अंदर। तो आई वुड बी बाउंड टू रिपोर्ट इट टू द हायर अथॉरिटीज़, ठीक है। सो मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब लेक्चर शुरू हो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑलरेडी वहाँ होनी चाहिए। जी, आई थिंक आपके एग्ज़ाम्स के अंदर तो शायद आपने वैसे ही करने हैं कैमरास, ठीक है। इसको कंफर्म कर लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब वही वाली बात है ना, 1/3 ऑफ द कितना हाफ कितने आई है, 60% क्लास है। अभी अभी मैं शुरू करा दूं, बाद में आएंगे लोग और वो कहेंगे कि हमारा मिस हो गया, हमने सुना नहीं। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। जी, अभी भी 106 सिर्फ शो हो रहे हैं। आई थिंक टोटल स्ट्रेंथ 145 के आसपास है आपकी। ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन। प्रॉबेबली आज हम सेल मेम्ब्रेन करेंगे और कुछ ऑर्गेनेल्स करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द सेल मेम्ब्रेन। आपने पढ़ लिया हुआ, आपने जीटी दे दिया हुआ, ठीक है। तो स्पीड थोड़ी मेरी तेज़ होगी तो उसके साथ आपने कोप करना है, ठीक है। बिकॉज देयर इज नथिंग न्यू फॉर यू, हम सिर्फ एक रिविजन का एक वो कर रहे हैं, ठीक है। कि आप इसी बहाने वो टर्म्स को दोबारा से रिवाइज कर लोगे, देख लोगे। ऑब्वियसली आपने सब कुछ याद किया हुआ है क्योंकि जीटी में अगर पढ़ के गए थे तो याद किया हुआ है। Okay, I would like to start it with a clinical scenario, not as such a clinical scenario, clinical condition basically, that is called as spur cell anemia या spur cell anemia भी बोलते हैं, ठीक है। दो pronunciations हैं इसकी, वो UK एंड अमेरिकन वाला सीन।
ठीक है, आप स्पर्स सेल एनीमिया भी बोल सकते हैं, स्पर्स सेल एनीमिया भी बोल सकते हैं। बेसिकली एज वी ऑल नो कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है दैट इज द मेन फैक्टर दैट कंट्रोल्स द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। तो अगर उन कंडीशंस के अंदर जहां हम कहें कि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है या बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज़्यादा है, इन पर्टिकुलर ज़ाहिर है जाके वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो अगर वहाँ इंक्रीज कंसनट्रेशन हो जाए, इंक्रीज कंटेंट हो जाए कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है, समवेयर अराउंड 40%, ठीक है, तो क्या उसका ओवरऑल इफेक्ट आता है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी के ऊपर? इनवर्स इफेक्ट आता है, दैट इज इट डिक्रीजेस द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। जब फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाएगी किसी भी मेम्ब्रेन की, और उसको फर्ज करें आपको, हम एक बड़ी कॉमन एग्जांपल लेते हैं एरिथ्रोसाइट्स की, जिनको फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूव करना पड़ता है, ठीक है। और अगर हम स्पेसिफिकली स्प्लीन की बात करेंगे, उसकी कैपिलरीज आपको पता है बहुत नैरो डायमीटर से होता है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है एरिथ्रोसाइट्स को जब उसने गुजरना होता है, ठीक है। किसी भी एरिथ्रोसाइट ने जब बहुत ही नैरो चैनल से गुजरना है, कैपिलरी से गुजरना है, तो खास तौर पे स्प्लीन से जब वो गुजरते हैं तो क्या होता है, दे इजीली गेट डिस्ट्रॉयड, फ्लूइडिटी उनकी डिक्रीज हुई होती है, ठीक है। वो अपने आप को कन्फॉर्म नहीं कर पाते अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है, अपनी अपनी शेप को चेंज नहीं कर पाते क्योंकि उनकी फ्लूइडिटी डिक्रीज हुई होती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, देयर इज इजी डिस्ट्रक्शन ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स रिजल्टिंग इन अ कंडीशन कॉल्ड एज हेमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। सो इट इज़ अ सीरियस क्लिनिकल प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपको ये पूछ लिया जाता है अक्सर, मैंने इसमें से सबसे पहले इसको डिस्प्ले किया है, ये पूछ लिया जाता है अक्सर आपसे, और आपको दो बातें याद रखनी है, बल्कि इनफैक्ट तीन तीन चीज़ें याद रखनी है। नंबर वन, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, और कितना कोलेस्ट्रॉल, 40%। और अगर 40% ज़्यादा हो जाता है या 40% या उससे ज़्यादा हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या आएगा मेम्ब्रेन के ऊपर, इट विल डिक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। और डिक्रीज जो ही होती है फ्लूइडिटी, इसका मतलब अपनी शेप को ऑल्टर नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। तो जब भी कभी नैरो चैनल्स में जाएगा, फॉर एग्जांपल हम कैपिलरीज की बात करेंगे, स्प्लीन की, वहाँ जाके उसकी इट कैन इजीली बी डिस्ट्रॉयड, और दैट कैन रिजल्ट इन द ब्रेकेज, द हेमोलिसिस रिजल्टिंग इन हेमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। यू कैन सी द पिक्चर, ठीक है, ये जहाँ एरोज लगे हुए हैं, दीज आर कोलेस्ट्रॉल कंपोनेंट ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। आप ये देखें, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी, सही है, स्पोर सेल्स हैं ये, ठीक है, ये स्पर सेल्स हैं। दिस इज अ नॉर्मल आरबीसी एरिथ्रोसाइट, एंड दिस इज अ स्पर सेल आफ्टर इट्स डिस्ट्रक्शन, ठीक है, आफ्टर इट्स इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल कंटेंट, ठीक है जी। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेन जो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। नंबर वन, लिपिड्स, नंबर टू, प्रोटीन्स, एंड नंबर थ्री आर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसके अलावा इसी तरह ही ट्रांसपोर्ट होती है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके अंदर पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। हम वो पढ़ेंगे डिफ्यूजन और वो सारा कुछ, वो मोस्ट प्रॉब्ली एक अलग से लेक्चर में कोशिश करेंगे कि सिग्नल ट्रांसडक्शन के साथ उसको कंबाइन करके एक ही लेक्चर में कवर कर लिया जाए। Okay, this is the basically a picture or a diagram of a cell membrane. Okay, you can clearly see there the two different types of regions. One is water loving, the other one is water faring या water hating. ठीक है, जो वाटर लविंग रीजन है उसको आप कहते हैं हाइड्रोफिलिक रीजन, और जो वाटर फेयरिंग रीजन है उसको आप कहते हैं हाइड्रोफोबिक रीजन। यू कैन ऑल्सो सी अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये ट्रैवर्स कर रही है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड देन देयर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स भी नजर आ रहे हैं आपको, कोलेस्ट्रॉल भी नजर आ रहा है, काफी ढेर सारी चीजें, उसको डिटेल में आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर एंड आउटर लिफलेट्स जो बनती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो लिपिड से बनती हैं, ठीक है। अंदर भी लिपिड्स हैं, बाहर भी लिपिड्स हैं, ठीक है। लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फ्लोट कर रही होती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ की प्रोटीन्स। Membranes are continuous and sealed, so lipid bilayer restricts the exchange of polar compounds,
ठीक है, आपको चेक एंड बैलेंस रखना होता है, कोई भी चीज अंदर से बाहर और अंदर से बाहर नहीं जा सकती unless it is permitted to do so. ठीक है, and it all depends on the different components of the cell membrane. वो किस पॉइंट के ऊपर किस चीज़ को अलाउ करते हैं, ठीक है, वो उनकी उनकी कॉम्पोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, उनकी जो भी कोई चेंज आती है, कोई ट्रांजिशन टेम्परेचर या ऐसी कोई चीज़, उसके ऊपर उस चेंज के ऊपर डिपेंड करता है. Fluid mosaic of proteins embedded in lipids which can move laterally in the plane of membrane. ठीक है, ये fluid mosaic मॉडल आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है, इट्स नथिंग न्यू फॉर यू. प्रोटीन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इंटेग्रल प्रोटीन्स हो सकती हैं और पेरिफेरल प्रोटीन्स हो सकती हैं. Proteins and lipids on the external leaflet contain covalently bound carbohydrate chains, also called as glycoproteins or glycolipids. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम नाउ. ठीक है, ये आप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, दैट मीन्स ये एक्सटर्नल साइड है, और ये साइटोप्लाज्म है, ये इंटरनल साइड है. ठीक है, वो सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, अब एक एक करके देख लें. प्रोटीन चैनल्स नज़र आ रहे हैं जो कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये थ्रू आउट द लेंथ चल रही है. ठीक है, इसका मतलब कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होनी है इसके थ्रू, उसके आप बाइंड करके इसके रिसेप्टर्स होंगे और वो उसको फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड मूव कर सकती है. देन कम्स अ ग्लोबुलर प्रोटीन, फिर ये ग्लाइकोप्रोटीन आपको नज़र आ रही है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स नज़र आ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के, हाइड्रोफिलिक एंड्स ऑफ द लिपिड्स. ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल उसने फोकस करके दिखाया हुआ है. ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल्स आपको ये येलो कलर की नज़र आ रही हैं. ठीक है, देन कम्स अल्फा हेलिक्स प्रोटीन. ठीक है, ये भी थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आपको नज़र आ रही है. ठीक है, ये अल्फा हेलिक्स है, ये आप प्रोटीन केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो. दिस इज एग्जांपल ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन. फ्री सरफेस प्रोटीन्स हैं. ठीक है, इसके भी डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं. ये अगेन इंटीग्रल प्रोटीन है या ग्लोबुलर प्रोटीन है. ठीक है, फिलामेंट्स आपको साइटोस्केलेटन की नज़र आ रही हैं जो कि इसकी इंटेग्रिटी को कायम रखती हैं, इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, इसको स्केलेटन प्रोवाइड करती हैं. पेरिफेरल प्रोटीन अगेन. So this is basically a rough estimate of different components of a plasma membrane, जिसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स भी देख लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स भी देख लिए और लिपिड्स भी देख लिए. ठीक है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म का स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इसने काफ़ी ढेर सारे आपके वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन अगर वीक हो जाएगी तो सेल सर्वाइव नहीं कर पाता. ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं होती, सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा. जो उस पर पर्टिकुलर सेल का पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो सकता अगर सेल मेम्ब्रेन सही नहीं है तो, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सही नहीं है तो. ठीक है, उसके कंपोनेंट्स अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गई है जो कि नॉर्मल से हट के है तो ऑब्वियसली इट विल ऑल्टर द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल. मेन फॉस्फोलिपिड्स कौन कौन से होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं और स्फिंगोलिपिड्स हैं. इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन देखें तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के अंदर सेफेलिन्स आते हैं, फिर प्लाज्मेलोजन आता है, लेसिथिन एंड फॉस्फेटिडिक एसिड, फॉस्फेटिडेट भी बोलते हैं. स्फिंगोलिपिड्स की बात करें तो स्फिंगोमाइलिन आ सकता है और सेरेब्रोसाइड्स आ सकते हैं. गैंग्लियोसाइड्स भी मौजूद होते हैं एज अ कंपोनेंट, एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट इन ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन. ठीक है, तो 5% ऑफ द लिपिड्स इन ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गैंग्लियोसाइड्स. फैटी एसिड्स की बात करें तो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड्स हैं. ठीक है, इनकी नॉन पोलर टेल्स होती हैं. ठीक है, विच आर लॉन्ग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. यूजुअली हमें पता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का एक पोलर हेड ग्रुप होता है जिसके साथ ये अटैच्ड होते हैं. मोस्ट अबंडेंट्स की बात करें अगर ज़्यादा अबंडेंस में होते हैं वो अनसैचुरेटेड ओलिक एसिड इन एनिमल मेम्ब्रेन, और इसके अलावा एराकिडोनिक एसिड एज वेल एज लिनोलेइक एसिड और लिनोलेनिक एसिड सॉरी. Amount of unsaturated fatty acid determines the fluidity of the cell membrane. हमने कोलेस्ट्रॉल की बात की थी, वो ज़्यादा कम होने से फ्लूइडिटी को ऑल्टर करता है. हमने स्पर सेल एनीमिया की बात की थी. इस तरह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें, इट ऑल्सो डिटर्मिन्स द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. देन कम्स फॉस्फोलिपिड्स. ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स प्राइमरीली होते हैं विच आर इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग बायलेयर. Hydrophobic ends in core and hydrophilic ends in the aqueous medium.
इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, फॉस्फेटिडाइलकोलिन, लेसिथिन इज द मेन पोर्शन, फॉस्फेटिडाइल एथेनोलामीन, सेफेलिन इज द मेन पोर्शन, और फॉस्फेटिडाइल सीरीन एंड स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, तो अगर फॉस्फोलिपिड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है तो आपने ये 3 एग्जांपल्स कोट करनी है। ठीक है, अकेला ये कहना ना काफ़ी नहीं है कि फॉस्फोलिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड पे आपको एग्जांपल्स कोट करनी पड़ेंगी। बेसिकली आपको लिपिड केमिस्ट्री याद आएगी फिर, और वो आपने यहाँ इंकॉर्पोरेट करनी है। ओके, ईच लीफलेट हैज डिफरेंट फॉस्फोलिपिड कॉम्पोजिशन, सो बाइलेयर इज एसिमेट्रिकल। लेट्स हैव अ लुक, ये कौन से टाइप का फैटी एसिड है? फैटी एसिड चेन जो लगी हुई है कौन सी है? ये कौन सा फैटी एसिड है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड? जी, मैं क्वेश्चन इसलिए पूछने पड़ते हैं, सो तो नहीं गए सारे सैचुरेटेड। रीजन बेटा, क्यों सैचुरेटेड बोला आपने? जी, नो किंक, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? वेरी नाइस, वेरी गुड। तो इसको आप अगर देखें, हाइड्रोफिलिक ये हेड है, ठीक है, और हाइड्रोफोबिक सेंटर है। अब सेंटर में ये सारे लाइन में लगे हुए हैं, राइट? सो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर सैचुरेटेड कंपोनेंट ज़्यादा हो जाए तो कंपैक्टनेस ज़्यादा आ जाएगी, ऐसे ही है। और अगर अनसैचुरेटेड कंपोनेंट भी आता है उसके साथ मिक्स होके या अनसैचुरेटेड ज़्यादा होता है तो कंपैक्टनेस कम हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन की, ऐसे ही है। ठीक है ना? आप ये बिल्कुल स्ट्रेट है ना, रिजिड है, स्ट्रेट है, कोई किंक्स नहीं है। अगर आप इनको एक दूसरे के ऊपर पाइल अप करना शुरू करो तो कंपैक्ट फॉर्म आ जाएगी ना आपके पास। इन कंपैरिजन अगर आप अनसैचुरेटेड बात करें जिसके अंदर किंक्स आ रहे हैं, इसको आप पाइल अप नहीं कर सकते, एक जगह के ऊपर कंपैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस। Cholesterol and fatty acids. Cholesterol is interspersed between phospholipids. It controls and maintains the fluid membrane. जो जो आपकी जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है, ठीक है, वो कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है या नहीं, वो डिपेंड करती है कोलेस्ट्रॉल के ऊपर और डिफरेंट टाइप से फैटी एसिड्स के ऊपर। कोलेस्ट्रॉल एंड सिस unsaturated fatty acids or phospholipids in the membrane prevent the hydrophobic chains from packing too closely together. ठीक है, फ्रॉम पैकिंग टू क्लोजली टुगेदर। अगर देखें, अगर आपका सैचुरेटेड कंपोनेंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड से ज़्यादा, एवरीथिंग वुड बी पाइल्ड अप ऑन ईच अदर। इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, आपको चीज़ें भी तो ट्रांसपोर्ट भी तो करवानी है, ठीक है, हमें इतनी कम्पैक्टनेस नहीं चाहिए अपने सेल्स के अंदर। ठीक है, सो इस वजह से नेचर ने क्या किया है, आपके सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को भी इनकॉर्पोरेट किया है, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल को भी इनकॉर्पोरेट किया है, ताकि ज़्यादा क्लोज पैकिंग ना हो जाए, ठीक है, उसके अंदर से कोई ट्रांसपोर्ट भी हो सके। As a consequence, the unbound lipid and protein molecules can rotate and move laterally in the plane of the leaflet. जरूरत आने के ऊपर, जरूरत पड़ने के ऊपर वो easily move around कर सकते हैं, ठीक है, along the plane of the plasma membrane. These movements, ये movement की क्यों जरूरत पड़ती है? Enable the plasma membrane to partition between daughter cells during cell division. उसके अंदर ये बड़ी हेल्पफुल चीज़ होती है, ठीक है, और डीफॉर्म एज सेल्स पास थ्रू कैपिलरीज, जिसमें हमने पहले बात की कि अगर वो कंपोनेंट ज़्यादा हो जाए, फ्लूइडिटी कम हो जाएगी, ठीक है, तो आपको एक ख़ास परसेंटेज के अंदर कोलेस्ट्रॉल चाहिए, ख़ास परसेंटेज के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और एक ख़ास परसेंट के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर आप उसको एक्सीड करेंगे तो दे विल बी अ प्रॉब्लम। हमने शुरू में इसी वजह से एक क्लिनिकल कंडीशन की थी जिसका नाम है स्पर सेल एनीमिया। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर पे वही बात करें कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हो गया, फ्लूइडिटी डिक्रीज होगी, तो क्या होगा, सेल्स पास थ्रू द एज सेल्स पास थ्रू द कैपिलरीज, दे विल डीफॉर्म एंड अल्टीमेटली दे विल बी हिमोलाइज्ड, और हिमोलिटिक एनीमिया हो सकता है अगर हम आरबीसीज की बात करें। इसी तरह दूसरे सेल्स भी, ठीक है। ओके, फॉर्म एंड फ्यूज विद द वेसिकल मेम्ब्रेन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए। कोलेस्ट्रॉल स्टेबलाइजेस द फ्लूइड मेम्ब्रेन्स बाय इंक्रीजिंग इंटरेक्शंस बिटवीन द फैटी एसिड्स ऑफ phospholipids. Then comes a saturated fatty acid. Usually even numbered carbon होता है. Which number is the most abundant in your body? जी,
अगर आपसे पूछा जाए द मोस्ट एबंडेंट वन आपकी बॉडी के अंदर जो अक्रेंस जिसकी होती है, कौन सा फैटी एसिड है? जी, तो अनसैचुरेटेड होगा या सैचुरेटेड होगा? ऑड नंबर होगा, इवन नंबर होगा, और आखिर में बताएंगे कौन सा। जी, इवन नंबर होगा। कौन सा? क्या नाम होता है उसका? द मोस्ट एबंडेंट इन योर बॉडी। पता होना चाहिए ना, अपनी बॉडी के बारे में तो पता ही होना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऑलिक एसिड नहीं है। और एक और तुक्का मारा जाए। जी, स्लाइड को अगर गौर से देखो ना, तो जो पहला नंबर नजर आ रहा है आपको, दैट इज 16। 16 वाला क्या कहलाता है? जिसकी 16 कार्बन चेन लेंथ होगी, पाल्मिटेट, पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, दिस इज द मोस्ट एबंडेंट फैटी एसिड इन इनसाइड अवर बॉडीज। ठीक है, 16। इसके अलावा और भी होते हैं, मगर मोस्ट एबंडेंट की बात है। एमसीक्यू है ये आपका, याद रखना है इसको। ठीक है, अच्छा जी। Unbranched with straight hydrophobic tails, the tightly packed straight tails decrease the fluidity of the membrane. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करेंगे, हमें पता है उसके अंदर किंक्स होते हैं। ठीक है, इसी वजह से लेस टाइटली पैकेजिंग होगी, एंड दैट लीड्स टू इंक्रीज्ड मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। ठीक है, so we can say more the concentration of UFA or unsaturated fatty acid, more the fluidity of the membrane. This alters the receptors of insulin and bind more insulin cultured cells in unsaturated fatty acid rich medium. ठीक है, एक और क्लिनिकल कोरिलेशन आ गई। अगेन दोबारा सेम डायग्राम। ठीक है, सैचुरेटेड, ठीक है, कैन बी पाइल्ड ओवर ईच अदर to provide compactness. They cannot, in comparison to saturated ones, they cannot, because they have got kinks in their structure. और ये किंक जो है उनको ज़्यादा टाइटली पैक होने अलाउ नहीं करता। टाइप्स ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा बायोमेम्ब्रेन्स। ठीक है, इसको देखिए, ये अच्छी डायग्राम है। इसमें सब डिविजन्स आएंगे। अगर आप एक्सटर्नल साइड के ऊपर देखेंगे, आउटसाइड ऑफ द सेल, स्फिंगोमाइलिन आपको नजर आ रहा है ऑन द आउटर सरफेस, ग्लाइकोलिपिड नजर आ रहा है, फॉस्फोराइडोकोलिन नजर आ रहा है, और ये कोलेस्ट्रॉल भी नजर आ रहा है। ठीक है, साइटोसोल की तरफ अगर जो इनसाइड, जो फेसिंग इनसाइड साइटोप्लाज्म की तरफ जो फेस करती है साइड, उसकी तरफ देखें तो आपको कौन कौन से नाम नजर आते हैं? फॉस्फोडाइलसीरीन, फॉस्फोडाइनोस्टोल एंड फॉस्फेटिडाइल एथेनोलामीन। ठीक है, सो ये कुछ थोड़ा सा, एक अगर अपनी पिक्चर बना लें, उसका स्क्रीनशॉट ले लो बिल्कुल। ठीक है, ये आपके जहन में थोड़ा सा होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सटर्नल साइड पे या इंटरनल साइड पे, एक्सटीरियर इंटीरियर की बात करता है, तो एज अ होल तो आपको याद ही होता है ये सारी चीज़ें, सारे लाइन वाइज ये नाम आपको पता है कि ये कहाँ होते हैं, बट इनकी ज़रा एग्जैक्ट लोकेशन अगर थोड़ी सी जहन में ओरिएंटेशन रख लेंगे तो जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं या एमसीक्यूज होते हैं, वो यू विल बी इजीली हैंडल दोज क्वेश्चंस। ओके, कोलेस्ट्रॉल की बात करें, मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायो मेम्ब्रेन्स ऑफ एनिमल्स बट नॉट ऑफ प्लांट्स एंड प्रोकैरियोट्स। प्लांट्स के अंदर क्या नाम होता है? जी, इसका काउंटर पार्ट क्या होता है प्लांट्स के अंदर? एनिमल्स में तो कोलेस्ट्रॉल है, प्लांट्स में? जी जी बताएं। मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं बेटा, सेलुलोज नहीं। फिर सोचो। जी जी, फिर कौन सा? फाइटोस्टिरोल्स, एर्गोस्टिरोल।
चलो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है, फॉर नेक्स्ट लेक्चर। या आपने ना उसकी क्लासिफिकेशन देखना, ओरिजिनेट कहाँ से कर रहे हैं, कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और प्लांट में इनके नाम क्या क्या होते हैं, और एनिमल में तो आपको पता है कोलेस्ट्रॉल होता है। ओके जी बेटा, आपने एक आधे ने बताया, बट आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट, ठीक है। It is oriented with its hydrophilic polar heads exposed to water and its hydrophobic fused ring system attached to hydrocarbons buried in the interior. We know that it helps to regulate the fluidity of the cell membranes. अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, एक नंबर की इस तरह करके आ सकती हैं, इकट्ठा एक क्वेश्चन पूरा भी आ सकता है आपको ऐसा कि जिसके अंदर ये लिपिड रैफ्ट के बारे में पूछ लें, कैबुलाई के बारे में पूछ लें, एमसीक्यू अक्सर कैबुलिन के बारे में। तो कैबुलाई और कैबुलिन के अंदर कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपकी, वो एज अ पूरा लिपिड रैफ्ट का जो डेरिवेटिव है उसको आप कैबुलाई बोलते हो, ठीक है। और जो उसके अंदर प्रोटीन होती है, डायमेरिक प्रोटीन, उसका नाम कैबुलिन होता है। सो लेट्स हैव अ लुक। रैफ्ट क्या होता है? इट इज बेसिकली एन एक्सोप्लाज्मिक लीफलेट ऑफ द लिपिड बाइलेयर रिच इन कोलेस्ट्रॉल, स्फिंगोलिपिड्स एंड सर्टेन प्रोटीन्स। इसका जो फंक्शन होता है दैट इज इट इज इन्वॉल्व्ड इन द सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक है। जो आगे हम चल के सिग्नलिंग पढ़ेंगे उसमें ये रैफ्ट का काम आएगा, राइट। और कैबुलाई भी, कैबुलाई क्या होता है? इसी रैफ्ट का ही डेरिवेटिव है, फ्लास्क शेप होती है इसकी, एंड इट इज प्रोट्रूडेड इनसाइड फेसिंग द साइटोप्लाज्म, ठीक है। फ्लास्क अगर आप उस रैफ्ट का बना दें फ्लास्क शेप और उसको प्रोट्रूड कर दें टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द साइटोप्लाज्म, अंदर वाली तरफ, ठीक है, तो कैबुलाई बन जाएगा। कैबुलाई अगर बन जाएगा तो उसके अंदर उसकी क्या सिग्निफिकेंस, क्या कौन कौन सी कैबुलाई की हेल्प से प्रोटीन्स अपना काम करती हैं? इंसुलिन रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन्स, फोलेट रिसेप्टर, एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, ठीक है, एंडोथेलियल नॉस जिसको बोलते हैं, ये सब जो है प्रोटीन्स एंड डिफरेंट टाइप्स की, ये कैबुलाई को यूज करती हैं अपनी फंक्शन के लिए। कैबुलिन इज बेसिकली अ डायमेरिक प्रोटीन दैट इज अटैच्ड टू इनर लीफलेट। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। दिस इज अ लिपिड राफ्ट। इसकी एक आउटर लीफलेट है और एक साइटोप्लाज्मिक लीफलेट है। इसमें आपकी जो डिफरेंट कलर्स देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप ग्रीन कलर की बात करें तो ग्रीन ये फॉस्फोलिपिड्स हैं। अगर आप ये ऑरेंज या ये रेड से कलर की बात करें तो स्फिंगोलिपिड है, ठीक है। और बीच में आपको ये जो येलो कलर्ड और जिनके एक ये हेड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ऑरेंज कलर के, दिस इज कोलेस्ट्रॉल। अब इसी लिपिड राफ्ट की प्रोट्रूजन, फ्लास्क शेप प्रोट्रूजन टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक लीफ है ना। अब ये साइटोप्लाज्म है आपका सारा, ये साइटोप्लाज्म है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गई। तो लिपिड राफ्ट्स आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। कॉन्फॉर्मेशन वही रह रही है, शेप चेंज हो गई है। तो उसी टाइप के सेल्स लगे हुए हैं, उसी टाइप्स के लिपिड्स लगे हुए हैं, उसमें फॉस्फोलिपिड्स भी हैं, स्फिंगोलिपिड्स भी हैं, और कोलेस्ट्रॉल कंटेंट भी है, ठीक है। एडिशन किस चीज़ की हो गई? कैबुलिन की। ये जो आपको पिंक कलर का ये कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये जो एम्स बने हुए हैं, ठीक है, ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर उल्टा करके देखेंगे तो डब्ल्यू बने हुए हैं, राइट। सो दिस इज called as cavelin. This is a dimeric protein present in cabuli, ठीक है। और फंक्शनिंग इसकी आपने देख ली है, 2 3 4 किस्म की या उससे भी ज़्यादा किस्म की प्रोटीन्स हैं जो अपनी फंक्शनिंग यहाँ से सिग्नलिंग और का काम करती हैं, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है? नहीं, ओके। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन इज वाइडली एक्सेप्टेड, ऐसे ही है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज वाइडली एक्सेप्टेड। ये डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स बनाए लोगों ने जब जब इसकी डिस्कवरी हुई, जिसको आपने आइडेंटिफाई करना शुरू किया काफ़ी सेंचुरीज, इसी सेंचुरी में होगा मुझे, खैर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री, ठीक है। जब भी कभी दरियाफ्त हुई थी सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट टाइम पे 1800s में हुई या पता नहीं इससे पहले हुई होगी, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स दिए, मगर दिस इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल, ठीक है। आपको ये बताना चाहिए कि इसको ही फॉलो किया जाता है और इसी की बेस के ऊपर आपने सारी की सारी जितने मैकेनिज्म हैं उनको डिस्क्राइब किया, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ प्रीडोमिनेंट फ्लूइड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स,
कुछ थोड़ा सा पोएटिक हो गया। इंटेग्रल प्रोटीन्स आर स्पैन थ्रू मेम्ब्रेन एंड हैव अ ग्लोबुलर नेचर। ठीक है, अब इंटेग्रल प्रोटीन्स की बात करेंगे, उसकी नेचर का पता ना चाहिए। ठीक है, और पता ना चाहिए कि वो स्पैन करती हैं थ्रू आउट द मेम्ब्रेन। Phospholipids can diffuse laterally in the membrane, so can redistribute rapidly, known as lateral diffusion. तो ये एक lateral diffusion भी आपका एक MCQ है, या आपकी lateral diffusion पूछ सकते हैं आपसे, एक नंबर का वैसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। अगेन ये वाली डायग्राम है जो बचपन से आप देख रहे हैं, ऐसे ही है। ठीक है, कितने फेमिलियराइज हैं आप इस डायग्राम से? बल्कि मुझे लगता है कि आपकी कॉपीज के अंदर आई थिंक मैट्रिक एफएससी के अंदर ड्रॉ भी करवाई जाती थी आपसे, ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों को ज़ुबानी ड्रॉ भी करनी आती है। ओके, 1972, वेरी गुड। क्या ऑथेंटिक ऑथेंटिक है 1972 ये जब मॉडल आया था? हैव यू कंफर्म्ड इट? ठीक है जी। तो अच्छा, इतना पुराना नहीं है मॉडल फिर, इसका मतलब तो 50 को साल ही हुए हैं। ओके, वेरी गुड। ठीक है, वन ऑफ योर क्लास फेलोज उसने सर्च करके निकाला है कब निकला था। तो हिस्ट्री में अगर कोई लोग इंटरेस्टेड हैं तो 1972 अकॉर्डिंग टू योर क्लास फेलो। मैंने इसको नहीं अभी कंफर्म किया बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री। एनीवेज, ओके, ठीक है। ये आप बेसिक स्ट्रक्चर देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट चेन्स नज़र आ रही हैं आपको, दो तरह की प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं। ये इंटेग्रल प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये सॉरी इंटेग्रल प्रोटीन है। ये लिपिड्स नज़र आ रहे हैं आपको, एक ये लेयर बना रहे हैं, दूसरी लेयर ये बना रहे हैं। ठीक है, और बीच में आपको कहीं ना कहीं फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल भी नज़र आ रहा है। फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फेज चेंजेस, ये क्वेश्चन है, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, आ जाता होता है। ठीक है कि हाईलाइट या स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेज चेंजेस इन रिलेशन टू फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर बेसिकली पूछना क्या चाह रहे होते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर का पता है इसको कि नहीं पता? ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बेसिकली योर लिपिड बायलेयर जो होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन की, इट इज़ इन द फ्लूइड स्टेट। ठीक है, अब अगेन हमने पहले भी बात की, इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स, उसके अंदर लिपिड कॉम्पोजिशन आ जाता है। ठीक है, और उसके अंदर फैटी एसिड्स का ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, ट्रांजिशन टू डिसऑर्डर स्टेट, हम फ्लूइड स्टेट की बात कर रहे हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर ट्रांजिशन हो जाए फ्रॉम फ्लूइड स्टेट टू डिसऑर्डर स्टेट बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी या ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल। जो जो जिस भी सेल की मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं हम, वहाँ का अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है और उससे जो उसकी नॉर्मल फ्लूइड स्टेट है वो डिसऑर्डर स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। लार्जर एंड हाईली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इंक्रीजेस द टीएम। तो हमने पहले भी बात की थी कि ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स नहीं सही, बिकॉज कॉम्पैक्टनेस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, पाइल अप हो जाएंगे एक दूसरे के बीच में, जगह ही नहीं छोड़ेंगे कोई। सही है, आपने जो डिफरेंट किस्म के काम, सेल डिवीजन का काम करना है, ठीक है, आपने को ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन होनी है, इट वुड बी डिफिकल्ट इन दिस सिनेरियो। एज वेल एज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स अगर ज़्यादा कंज्यूम किए जाएं और वो आपकी सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएं, तो क्या होगा, वो वही काम करेंगे जो जनरली इंक्रीज टेम्परेचर की कंडीशंस करती हैं। ठीक है, वो ट्रांजिशन टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं और फ्लूइड स्टेट को रिड्यूस कर देती हैं। ठीक है, तो आपके सारे के सारे फंक्शंस जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर आते हैं वो सारे के सारे ऑल्टर हो जाएंगे। हाउ फैटी एसिड्स अफेक्ट द फ्लूइडिटी? Saturated fatty acids increases the compactness due to straight arm. We know it. We have seen the figure, and we have studied lipid chemistry as well. These are more aligned and decrease fluidity of the cell membrane. Unsaturated की बात करें cis form के अंदर, ठीक है, इन पर्टिकुलर ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, उसके अंदर cis form is in predominant form, increases the fluidity by decreasing the compactness. UFAs जो होते हैं वो अलाइन नहीं हो सकते due to having kinks. This is the main difference between saturated and unsaturated fatty acids. Membrane contains at least one cis form अल्ट्रा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, एक होता है
सिस फॉर्म अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लाजमी। कोलेस्ट्रॉल की बात करें, इंटरकलेट्स बिटवीन डिफरेंट फॉस्फोलिपिड्स, मॉडिफाई कर सकता है फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, below TM interferes with the interaction of the hydrophobic portion of the fatty acids and increases the fluidity, ठीक है, और above TM being more rigid it limits the fluidity resulting in है अगर आप डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन्स को देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को देखें, तो उसके अंदर जो रेशियो ऑफ प्रोटीन टू लिपिड है इट कैन वेरी, ठीक है। हम माइलिन शीट की बात करते हैं, द प्रोटीन टू लिपिड रेशियो इज 0.23, लिवर सेल्स की बात करेंगे 0.85, रेटिनल रॉड्स 1.0, ह्यूमन एरिथ्रोसाइट की बात करें तो 1.1, अमीबा की बात करें 1.3, हेला सेल्स की बात करें 1.5, ठीक है। डिफरेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के अंदर ऑफ पर्टिकुलर सेल्स रेशियो चेंज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हर सेल का डिफरेंट फंक्शन है और उसकी मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, इसी वजह से उसके अंदर प्रोटीन टू लिपिड रेशियो वेरी करती है, ठीक है। इंटेग्रल प्रोटीन्स ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स होती हैं उनकी विद हाइड्रोफोबिक साइट्स इंटरैक्ट विद द हाइड्रोफोबिक पोर्शंस लिपिड्स टू सील द मेम्ब्रेन, ताकि कुछ अंदर बाहर ना जा सके, राइट, मतलब बाहर से अंदर नहीं आ सकता, ठीक है, until unless it is allowed to do so. Okay, hydrophilic regions of the proteins protrude in the aqueous medium on both sides of the membrane, इसी वजह से आप इनको एम्फीपैथिक भी कहते हो, ठीक है। एम्फीपैथिक का क्या मतलब होता है जी, जो कि बोथ क्वालिटीज रखता है, हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक भी, जी, ठीक है। ऐसे ऐसे किसी भी कहीं भी ये टर्म यूज हो रही है किसी मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, किसी आयन के साथ, किसी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के साथ एम्फीपैथिक का वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब कि इट कैन सर्वाइव इन both the environments, yeah, it has both properties such as it is amphipathic as it is hydrophilic as well as hydrophobic in nature, ठीक है, या वो सर्वाइव कर सकता है दोनों environments के अंदर। It spanned many times transporters, ion channels, receptors, and G proteins in a alpha helical form to minimize their hydrophilic nature, ठीक है। ये जो आपके जितने भी ट्रांसपोर्ट की बात आ गई, आयन चैनल्स, आपको पता है फ्लक्स इनफ्लक्स इफ्लक्स, ये आपका चैनल्स का फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड, ये कंटिन्यूस बेसिस पे होता रहता है, ठीक है। तो एक तरफ तो बाहर सील किया हुआ है, मगर बीच में आपके इंटेग्रल प्रोटीन्स भी हैं, ठीक है, जिनके अंदर अल्फा हेलिकल फॉर्म के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स का काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट आयन चैनल्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, रिसेप्टर्स का काम कर रहे होते हैं और जी प्रोटीन्स का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बाकी सेल मेम्ब्रेन को कुछ नहीं होता, बस पर्टिकुलर वो उसी स्पेसिफिक इंटेग्रल प्रोटीन से गुजर के फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड ट्रांसफर हो सकती है। फंक्शंस ऑफ इंटेग्रल प्रोटीन चैनल्स और ट्रांसपोर्टर्स का काम फॉर द मूवमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, रिसेप्टर्स का काम करते हैं फॉर बाइंडिंग ऑफ हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का काम करते हैं ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, act as enzyme as well, such as adenylyl cyclase in the cascade of signal transduction. तो इंटेग्रल प्रोटीन हम आगे चल के सिग्नलिंग में एडेनाइलाइल साइक्लेज पढ़ेंगे, आपके ज़हन में आना चाहिए इट इज इंटेग्रल प्रोटीन या इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंटेग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन एज नेम इंडिकेट्स पेरिफेरी पे लगी होंगी, एक्स्ट्रा सेलुलर होती हैं, bound by weak electrostatic interactions with polar head groups of lipids or with integral proteins, ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है आपसे, स्पेक्ट्रिन फैमिली, ठीक है, बाउंड टू इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन सरफेस एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द मेम्ब्रेन, मतलब उसको स्ट्रक्चरल जो है कंपोनेंट उसको प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चर इनहांस करती है, स्टेबलाइज करती है, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स की एग्जांपल लें तो स्पेक्ट्रिन एंड कायरिन दो तरह की डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो कि इनर सरफेस के ऊपर होती हैं और वो इसको पर्टिकुलर कनकेव शेप प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। जो आरबीसी की एरिथ्रोसाइट की एक पर्टिकुलर कनकेव शेप है वो
स्पेक्ट्रिन और एनकायरिन की मरूने मिन्नत है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रिन और एनकायरिन, तो कनकेव शेप जो है, जो नॉर्मल शेप ऑफ द आरबीसी है, दैट विल बी लॉस्ट। ठीक है, बिकॉज ये दो तरह की प्रोटीन्स जो हैं वो साइटोस्केलेटन का काम कर रही हैं, उसको एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड कर रही है। सही है। सो अगर हम इसका क्लिनिकल कोरिलेशन देखें तो डिस्ट्रोफिन, अ स्पेक्ट्रिन फैमिली प्रोटीन प्रेजेंट इन स्केलेटन मसल सेल्स, अगर इसी नाम से एक जीन होती है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन जीन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल, अगर उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाए जेनेटिक लेवल, ठीक है, इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर अगर हो जाए किसी के अंदर और वो डिस्ट्रोफिन जीन जो है वो डिफेक्टिव हो जाए, तो दो तरह की मस्कुलर डिस्ट्रोफीज हो सकती हैं। मसल डिस्ट्रोफी का मतलब है मसल वेस्टिंग डिजीजेस, ठीक है, डुचेन्स एंड बेकर्स। ठीक है, इसकी डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सेटअप में बिल्कुल ही कॉमन नहीं है ये, मगर ऑब्वियसली जब मेडिसिन वगैरह में जाके पढ़ोगे इसको तो कुछ टाइम इसके स्पेसिफिक फीचर्स पढ़ लेना। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द स्पेसिफिक फीचर्स इन फर्स्ट ईयर फॉर श्योर। ठीक है, नाम अलबत्ता आपको जरूर आने चाहिए, डुशेन्स एंड बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरह वो शुरू में हमने पढ़ा था ना स्पर सेल एनीमिया, इसी तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो, टिक कर लो। ठीक है, वैसे तो आपको सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड थोड़ी डिटेल कंटेंट ज़्यादा इसलिए डाला क्योंकि इसके अंदर से एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है। और होता क्या है कि सेल मेम्ब्रेन को यूजुअली लोग ना ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से छोड़ देते हैं। ठीक है, कि हमें तो आती है, और उसके अंदर से कई दफ़ा ये चीज़ें पूछ लेते हैं, और एज वेल एज वो जो स्पेसिफिक रोल कोलेस्ट्रॉल का पूछ लिया, वो फिर जब आपको 3 या 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते अगर आपने पढ़ा नहीं हुआ तो। ठीक है, वो ज़्यादा जोर यही होता है माइटोकॉन्ड्रिया इधर उधर पे उसके ऊपर, हाँ यार माइटोकॉन्ड्रिया आएगा लिख लेंगे, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, और अब की नहीं है ये, सदा से काफ़ी पुरानी कहानी है ये स्टूडेंट्स की, ऐसे ही शुरू से सेल को लाइट ही लिया जाता है, उस में यही होता है कि हमें तो आता है। ठीक है, मगर इसके अंदर जो चीज़ें आपने पहले नहीं पढ़ी थी, ठीक है, जो नाम आपके लिए नए हैं उनका आने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो आपको एफएससी में शायद नहीं बताई गई होगी। ठीक है, तो इस वजह से एक रीड जरूर करके जाना फाइनल एग्जाम के अंदर सेल मेम्ब्रेन को भी। फिर इसमें से क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, रोल ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इन मेम्ब्रेन, रोल ऑफ फैट्स इन मेम्ब्रेन, ठीक है, विच टाइप ऑफ फैटी एसिड्स या विच टाइप ऑफ लिपिड्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन सेल मेम्ब्रेन, उनके फंक्शन बताएं। तो इस तरह का करके 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। देखा जाए तो बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आपने पढ़ा हो, और एट द सेम टाइम बहुत मुश्किल क्वेश्चन बन सकता है अगर आप उसको ओवरलुक करके चले गए और इसमें से तो आना नहीं है। ठीक है, सो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं और आ सकते हैं। लिपिड एंकर प्रोटीन्स की बात करें, बेसिकली दीज आर बाउंड टू इनर एज वेल एज आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, anchored by the palmitoyl C16, myristoyl C14 fatty acyl groups, और by geranyl C20 और farnesyl C15 isopropenyl groups। प्रायोन डिजीजेस आपने पढ़ी थी प्रोटीन केमिस्ट्री के अंदर, याद है कुछ? क्रूज फैट जैकब डिजीज, जी याद आ रहा है नाम कुछ थोड़ा सा? क्रूज फैट जैकब डिजीज, इस तरह से मिलती जुलती प्रायोन डिजीजेस पढ़ी थी आपने। ठीक है, 2 3 4 किस्म की होती हैं। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, कैन यू हेयर मी? जी, कैन यू हेयर मी? ओके 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 ओके, ठीक है। सो बेसिकली जो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं हम, प्रायोन जो होती है इज अ प्रोटीन अटैच्ड थ्रू लिपिड एंकर टू द मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर होता है, डिफॉर्म हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वो सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। Carbohydrates in plasma membrane. 5% of the weight of the membrane is constituted by different types of carbohydrates. इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये पता होना चाहिए आपको। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, ग्लाइकोफोरिन क्या होता है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स ऑन द आउटर सरफेस आर कॉल्ड एज, which act as a receptors called as glycocalyx। ठीक है, एग्जांपल इसकी एपोलाइपोप्रोटीन बी है,
ग्लाइकोफोरिन की बात करें तो इट इज अ मेजर इंटीग्रल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट चेन्स ऑन द ग्लाइकोलिपिड सर्व एज सेल रिकग्निशन मॉलिक्यूल्स। अगेन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द सेम स्ट्रक्चर। जी जी सेम है, जाहिर है वो लिपिड बाइलेयर है, उसके ऊपर ही लगी हुई है ना, उनके साथ एंकर एंकर करेंगी तो जी इट्स द सेम थिंग। फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आना चाहिए। नंबर वन, रेगुलेट द सेल वॉल्यूम, ठीक है, इट कंट्रोल द वाटर इन एंड आउट, कितना पानी अंदर आना है, कितना पानी बाहर जाना है, राइट। सो इस जो आपका वॉल्यूम कंट्रोल है ये होता है सेल मेम्ब्रेन के पास, ठीक है, उसको उसने मेंटेन करना होता है, बैलेंस करना होता है। मेंटेन्स द इंट्रासेलुलर पीएच, फिर आयंस की मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करें तो बाइकार्बोनेट आयन एंड एच आयंस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के अदर आयंस भी होते हैं जो कि अपना रोल फॉस्फेट करता है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन इटसेल्फ करता है पीएच को रेगुलेट। मगर जो मेन आपके जो बफर सिस्टम्स हैं बॉडी के, वो बाइकार्बोनेट के ऊपर डिपेंड करते हैं और एच आयंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो उनको इनसाइड आउट मूव करना और मेंटेन करना इंट्रासेलुलर पीएच को, सिलेक्टिवली रेगुलेट इंट्रासेलुलर आयंस कंपोजिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम हो गया, ठीक है। जितने भी सोडियम पोटेशियम पंप है आपके कार्डियक मसल है या कोई भी एक्सरसाइजिंग मसल है, उसके अंदर आपको ये पंप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेट मेटाबॉलिक फ्यूल, न्यूट्रिएंट्स, जाहिर है सेल को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, राइट। जो कुछ सेल के अंदर बना है वो आपकी बाहर ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, आउटसाइड द सेल निकलेगा, जाएगा, अपना काम करेगा। और एटीपी की प्रोविजन होनी चाहिए। एटीपी आपको पता है कहाँ बनती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है, कहाँ होती है, कल हमने बात की थी उसकी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की क्या लोकेशन है जी, where's ETC located, electron transport chain located? Mitochondria. That is why you have been using the term powerhouse of the cell for last centuries, so many centuries. Okay जी, functions continues. अगर आप देखें, concentrate and moving building blocks, amino acids, remove the toxic compounds, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, ठीक है, ट्रैप करता है डिफरेंट हार्मफुल केमिकल्स को, ठीक है, और पंप आउट करता है जितना भी वेस्ट बना होता है सेल के अंदर। Generate ionic gradients to maintain excitability of nerve and muscle cells. It also helps to control the flow of information within the cells, between cells and the environment. ठीक है जी, so this is all about cell membrane. The cellular organelles जो हमने करने हैं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, साइटोस्केलेटन। अच्छा मुझे बताएं, मुझे तो एफएससी किए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है, मुझे एक चीज़ बताइए, अभी जो रीसेंट कोर्स है, ज़ाहिर है मैं एफएससी को नहीं पढ़ाता या मैं उसकी किताब नहीं मुझे पता अब लेटेस्ट क्या है, जो इसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो आपको स्पेसिफिक मार्कर्स कराए गए हैं लाइसोसोम्स के, पेरोक्सिसोम्स के, ये आपने पहले पढ़े हुए हैं या दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू? या जो डिजीजेस, कुछ कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो? अच्छा, अब लाइसोसोमल डिजीजेस हैं, फॉर एग्जांपल लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है, नहीं पढ़ी, ठीक है। ये जो अभी डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या हम इसकी बात कर रहे थे, ये नहीं पढ़ी, राइट। स्पेसिफिक मार्कर्स पढ़े हुए हैं आपने पहले? मार्कर्स भी नहीं पढ़े, ठीक है। व्हाट अबाउट आप में से कोई ए लेवल्स भी करके आए हुए, ये सारे लोग एफएससी वाले ए लेवल्स करके आए हुए कोई? अच्छा, आपने पढ़ा है, आपने पढ़ी थी कुछ डिजीजेस के नाम आए थे या मार्कर्स आए थे, या इट्स समथिंग ऑल टुगेदर न्यू थिंग फॉर यू? ओके, गुड, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं, राइट?
लेबर्स ऑप्टिक न्यूरोपैथी, इस तरह की चीज़ें मुश्किल मुश्किल से नाम है। जस्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है जी, सो हम इसको करेंगे कवर। बेसिकली तो ये 2 लेक्चर्स में जाता होता है, पर इसको कंसाइज करके एक में करूँगा और बहुत ब्रीफ करूँगा कल वाले में, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि मैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस वाला भी साथ ही करा दूँ, ताकि फिर हम नेक्स्ट जब मूव करेंगे फिर वो आपके जो जो ऑन डिमांड लेक्चर्स हैं, जो आपने टॉपिक्स मुझे कहे थे कि हमें से सेल सिग्नलिंग पढ़ा दें दोबारा और टेक्निक्स कर दें, वो फिर हम नेक्स्ट वीक के अंदर दो लेक्चर्स लेंगे और फिर भी डन। ठीक है, तो चलो एक कंपटीशन आ गया फुल। अब वो उसने कहा है कि लाइसोसोम, पहले तो कहे थे कि लाइसोसोमल डिजीज नहीं पढ़ी हुई, अब आप कह रहे हो एफएससी में पढ़ी है, इसका ना एफएससी भी भूल गए हो। ठीक है, ठीक है, गुड गुड, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपने पढ़ा हुआ है, अब बस यहाँ जानी हो रही है। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, आपने कहा था, मैंने मान लिया आपने कहा था कि पढ़ी है। ठीक है, ठीक है, बस मैं आई जस्ट वांटेड टू हैव एन आइडिया, क्योंकि जस्ट क्योंकि अगर पढ़ी हो तो डेफिनेटली आप डिफरेंट डिफरेंट वे में कराते हो, अगर आपने ना पढ़ी हो तो जैसा अभी मैंने बहुत जल्दी जल्दी आपको ये कराया, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं गया एवरी पॉइंट के। आपने इन कंपैरिजन वाइटामिन भी पढ़े, पीछे हीमोफाइलिया भी पढ़ा, वो मैं काफ़ी डिटेल में जाके आपको, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा था कि आप चीज़ें पढ़ रहे हो, राइट। सही है, क्योंकि वो बिल्कुल आपको बेसिस बना के हर चीज़ एक एक पॉइंट एक एक वर्ड का मतलब बता के, तो अब तो हम रिवीजन कर रहे हैं ना, इस वजह से मैं आइडिया लेना चाहता हूँ। स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो, स्पीड ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, अगर आप फेमिलराइज हो विद द टर्म्स। वैसे तो ऑब्वियसली आपने अब तो पढ़ी ली हुई है, हम रिवीजन का की बात कर रहे हैं, तो आपने जीटी दे दिया हुआ है, राइट। ठीक है, आपने जीटी इसका एक दफ़ा आप गो थ्रू कर चुके हुए हो सेल नोट्स को भी। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द गाय, एक बंदे ने मुझे ना, एक बच्चे ने मुझे भेजा था, मैं अभी आपको ना, अभी जो ही लेक्चर ख़त्म होता है मैं आपको सेल नोट्स ईमेल करता हूँ। आई वाज बिजी अपने किसी उसमें, मैं स्किप कर गया यार, मेरी कल वर्कशॉप थी, इस वजह से मैं नहीं कर सका इसको, ईमेल नहीं कर सका आपको। मैं आज आपको ईमेल कर दूंगा, ठीक है। मुझे बच्चे का नाम नहीं याद, इसने मुझे वो टेक्स्ट किया था, ठीक है। आपको ईमेल अभी राइट आफ्टर द लेक्चर आपको ईमेल मिल जाएगी, आप उसको प्रिंट कर लेना। नहीं, सीआर को क्यों करूँ, सीआर तो ने तो नहीं कहा मुझे, मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा बच्चों के पास तो हैं। जी, सीआर आर यू देयर, रोल नंबर 76। जी, मैं आपको भेज दूं, आप फिर आगे कर लेंगे, दे देंगे जिसके पास नहीं है। ठीक है, आप मुझे ना इनबॉक्स कर देना अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है। मैं आपको भेज दूंगा और फिर वो आप आगे देख लेना। कुछ एक दो बच्चों ने मुझे डायरेक्ट भेजा हुआ है, मैं उनको भी कर दूंगा अटैच उसके अंदर सीसी करके, और आपको भी भेज देता हूँ, तो फिर आपको लगेगा जो आपसे पूछेगा कि हम भेज दे, तो वो फिर आप उसको भेज देना, ठीक है। जी, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेल मेम्ब्रेन? ओके जी, अब हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी है, अब एज पर कंसेंसस विद द क्लास जो हमने कल बात की थी, अब बेसिकली आप जाके सारे लोग इसको, अब जो जो टॉपिक होता जाता है ना उसको रिवाइज साथ साथ करते हैं, जो बेशक टेस्ट नहीं है, डजेंट मैटर, मगर अपने एंड के ऊपर मेरा नहीं ख्याल आपको घंटे से ज़्यादा लगना चाहिए इसको रिवाइज करने में, ठीक है। 1 घंटा 1.5 लगा के इसको साइड पे करते जाओ, ठीक है, एक दफ़ा पढ़ते जाओ तो फाइनल की तैयारी के लिए, ठीक है। आप अब कल कल शुरू में 10 मिनट्स हम रखेंगे, ठीक है, या 5 या 10 मिनट रैंडमली, फिर क्वेश्चंस करूंगा मैं रिलेटेड टू सेल मेम्ब्रेन्स, वो आप ये लोग पढ़ के आना, ठीक है। सो इसमें एक थोड़ी सी एक और चीज़ है, फॉर एग्जांपल अब आपके कहने के ऊपर ओपन एंडेड रख रहे हैं इसको, क्लोज एंडेड रख रहे हैं। ओपन एंडेड मतलब ओपन, पूरी क्लास में से रैंडमली पूछूंगा ना, मगर अगर आप नहीं पढ़ के आते, अगर कोई somebody is unable to answer, फिर उसको मैं प्रेजेंटेशन दूंगा और वो अगले दिन प्रेजेंटेशन बना के आएगा, ठीक है। इज इट फेयर इनफ? ठीक है। अल्टीमेट पर्पस क्या है इस सारी एक्टिविटी का? अल्टीमेट पर्पस ये है कि हम चीज़ों को प्रॉपरली एफिशिएंट वे के अंदर रिवाइज करें,
नॉट वन साइडेड, ठीक है। मैं रीड कर दूं, मैं आपको बता दूं, मैं सब कुछ है, आप सही सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, ठीक है। आपने जाके पढ़ा है नहीं पढ़ा उसका तभी पता लगेगा जब आप टेस्ट भी लेने का मकसद यही होता है ना, राइट, लर्निंग, एग्जैक्टली, इफेक्टिव लर्निंग। तो इसको फिर आप देख लेना, सेल मेम्ब्रेन कल पूरी की पूरी जो है ना आपने सेल नोट से पढ़ के आनी है, ठीक है। और उसमें से रैंडम क्वेश्चंस, आई विल पिक अ फ्यू क्वेश्चंस एंड आई विल रैंडमली आस्क फ्यू पीपल, और अगर उसके अंदर से इफ समबडी इज अनेबल टू आंसर तो फिर हो सकता है सेल मेम्ब्रेन से कोई और टॉपिक या वही वाला टॉपिक फिर मैं उसको कहूँ कि 5 मिनट की प्रेजेंटेशन बना के आनी है आपने, और अगले दिन वो प्रेजेंट करेगा। इज इट ओके विद एवरीवन? जी चलें, ठीक है ठीक है। अब इस पे कोई कंसेंसस बनाने के लिए मैंने नहीं कहा, बस मैंने अभी आपको कह दिया, ठीक है। सो अब इस तरह ही आगे चलेंगे, और इसको आगे इंशाल्लाह जल्दी जल्दी करके आपकी रिवीजन को कंप्लीट करवाएंगे सारी को, ठीक है जी। एनी क्वेश्चंस? जी एनी क्वेश्चंस? मैंने अल्लाह हाफिज़ तो नहीं कहा, आपने वालेकुम सलाम कह दिया मुझे। ओके ठीक है, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन, 2 मिनट्स लेफ्ट। जी कोई क्वेश्चंस नहीं है आपके? किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जेन में आता है, कोई आप पढ़ रहे हो अपने तौर से? जी किसी के जेन में कोई क्वेश्चन हो? नो क्वेश्चंस? चलें सही है, ठीक है। आप लोग सेल मेम्ब्रेन को पढ़ लेना जाके, और थोड़ी सी नज़र मार के आना सेलुलर ऑर्गेनेल्स को भी, जिसमें सारे सारे ऑर्गेनेल्स आएंगे। इसको हम कल के दिन में ख़त्म करेंगे, कोशिश करेंगे साथ इसके ट्रांसपोर्ट भी हम कर लें, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट करके मैं आपको जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो बताऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम आप रिविजन में, ठीक है। और अगर वहाँ कोई क्वेश्चन होगा किसी का तो वो पूछ सकता है, ठीक है। और इसको करेंगे तो अगर आपने पहले थोड़ी सी नज़र मारी होगी, रिवाइज किया होगा, तो आपको आप इजीली पेस पकड़ लोगे साथ। आई थिंक सितंबर, सितंबर तक, सितंबर के आखिर तक प्रॉब्ली, क्योंकि अक्सर पता है, मुझे नहीं अभी पता एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या डिसाइड किया है, मगर उसमें अक्सर ये होता है कि जब आपके आरटीज वगैरह भी चल रहे हो तो कई दफ़ा वो अलाउ कर देते हैं लेक्चर्स का, और कहते हैं जी आप 1-2 लेक्चर्स ले लिया करें, या 3 लेक्चर्स ले लिया करें हफ्ते में, तो फिर भी रिवीजन चलती रहनी है आपकी। अगर अगर हमारी फिजिकल क्लासेस जो हैं वहाँ ऑन कैंपस क्लासेस शुरू हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल इन सितंबर या अगस्त जब भी, तो अभी हमें तो नहीं पता, कोई वो उसका फिक्स फाइनल नहीं आया अभी कुछ भी आइडिया, मगर मुझे लगता है कि इस तरह होता होता है। इवन इन अक्टूबर भी कई दफ़ा वी आर आस्क्ड टू गो फॉर रिवीजन क्लासेस, तो देर अभी हैं, वी हैव गॉट 2 to 3 months रिवीजन कराने के लिए। कॉलेज का नहीं आइडिया बेटा, आपने पहले भी क्वेश्चन किया था मेरे से, मुझे नहीं आइडिया। वो जो आपको जितनी खबर है उतनी खबर मुझे भी है, वो टीवी से देख के, ठीक है। some people say 15th August, some people say 15th September, some people say 1st September। आई थिंक जो फाइनल ऑर्डर आएगा, आई थिंक वो जो सारे कॉलेजेस के लिए होगा, जब खुलेंगे तब खुलेंगे, खबर मिल जाएगी, ठीक है। मगर खुल जाएंगे वैसे, अब ज़्यादा मुझे नहीं लगता अब एक्सटेंड होगा, क्योंकि द इंसिडेंस ऑफ कोरोना इज़ डिक्लाइनिंग ऑल ओवर द पाकिस्तान, और अब वो एक लॉकडाउन वाला सिलसिला भी होने लगा है, तो प्रॉबेबली मुझे लगता है कि बहुत भी लेट हुआ तो सितंबर तक खुल जाने चाहिए कॉलेज, ठीक है। चलें अपना ख्याल रखें, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द लेक्चर। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।